हेलो दोस्तों, जियोग्राफी बेसिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दक्कन का पठार। ठीक, तो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का पठार देख रहे थे, जिसमें हमने उच्च मध्य भूमि को देख लिया और उसके बाद पूर्वी पठार को देख लिया। ठीक, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? दक्कन का पठार। दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। अब अगर इसकी बात करें, देखिए इस पठार का ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप है। ठीक, जो ये दक्कन का पठार है, देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत में ये यहाँ पे बीचों बीच जा रही है। ये मान लेते हैं, ये क्या है? ये है ताप्ती नदी। ठीक, ताप्ती नदी है, मान लेते हैं ये क्या है? ताप्ती नदी। ठीक, अब इसके जो दक्षिण का ये भाग है, दक्षिण का भाग ये क्या है? ये त्रिभुजाकार आ जाए, ये नीचे जाते हैं। भारत प्रायद्वीपीय भारत है, और प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है? तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक, तो ये जो भारत का जो ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये ऐसे ऐसे जाते हुए त्रिभुजाकार हो जाता है। और ये जो ताप्ती नदी का ये त्रिभुजाकार भाग होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है दक्कन का पठार। यहीं पे ढेर सारे पठारी क्षेत्र हैं, जिसमें दक्कन ट्रैप आ जाता है, कर्नाटक का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार और तमिलनाडु का पठार आता है। इन सभी को मिला के क्या बोला जाता है? इन सभी को मिला के दक्कन का पठार बोला जाता है। ठीक, इसको पठारों का पठार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे पठार हैं। अब देखिए, ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है, ये क्या है? इसी को दक्कन का पठार कहते हैं। इस पठार का ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप है। देखिए, इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। अब कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है दक्कन ट्रैप। पहला दक्कन ट्रैप को सम्मिलित किया जाता है, जिसका मुख्यतः विस्तार कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में। उसके बाद क्या आता है? दूसरा आता है कर्नाटक का पठार। ठीक, कर्नाटक का पठार क्या है? कर्नाटक का पठार। और जो तीसरा क्या है? आंध्र प्रदेश का पठार। ठीक, आंध्र प्रदेश का पठार, इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश का भी पठार रहता है और तेलंगाना का भी पठार इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो हम इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन तीनों के सम्मिलित भाग को क्या कहा जाता है? इन तीनों के सम्मिलित भाग को दक्कन का पठार कहा जाता है। क्या दक्कन का पठार कहा जाता है? तो अब आइए इन तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो पहला है दक्कन ट्रैप। अब देखते हैं दक्कन ट्रैप क्या है। दक्कन ट्रैप यह मुख्यतः महाराष्ट्र में विस्तारित है। क्या? महाराष्ट्र में इसका जो मुख्यतः विस्तार है वह महाराष्ट्र में। आइए एक बार हम लोग मैप में देखने की कोशिश करते हैं, इसको फिर डिस्कस करेंगे। देखिए, ये रहा पूरा भारत का मैप। क्या है? ये पूरा भारत का मैप। ये भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय का भाग, और ये भारत का मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद इधर से मैदानी क्षेत्र के बाद यहाँ से बुंदेलखंड से अरावली पर्वत श्रृंखला लेते हुए इधर क्या जाता है? पठारी भाग। ये पूरा जो है, ये पूरा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है भारत का दिख रहा है, प्रायद्वीपीय भाग, ये जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके पश्चिम साइड अरब सागर है, पूर्व साइड बंगाल खाड़ी और दक्षिण साइड इंडियन ओशन। ठीक, हिंद महासागर है। तो ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। इसी प्रायद्वीपीय भाग में ही प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का जो मुख्य भाग है उसको क्या? दक्कन का पठार बोलते हैं। दक्कन का पठार देखिए कहाँ से, अगर हम लोग देखें मानचित्र में, तो मानचित्र देखें तो यहाँ पे हमको ताप्ती नदी दिख रही होगी। क्या? ये है ताप्ती नदी। ये यहाँ से आपको ताप्ती नदी आसानी से दिख जाएगी। ये ताप्ती नदी जो कि अरब सागर में अपना जल जाके गिराती है, ये क्या है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है। इसके अब इससे सीधे में एक रेखा खींच दिया जाए तो इसके इधर देखिए, इसके इधर का जो दक्षिणी भाग है, प्राय ताप्ती नदी के जो दक्षिणी भाग है, उसके जो दक्षिण में जो स्थित क्षेत्र हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार बोला जाता है। ये जो यहाँ तक है, इनको दक्कन का पठार बोला जाता है। इसमें देखिए, दक्कन के पठार के तीन भाग हैं। अगर तीनों भाग की बात करती है, ये महाराष्ट्र का मैप है। ठीक, ये क्या है? ये है महाराष्ट्र का मैप। ये पूरा महाराष्ट्र का मानचित्र है। तो यहाँ पे है दक्कन टैप, दक्कन टैप पाया जाता है। और अगर देखें तो ये क्षेत्र देखें तो ये क्या है? ये तेलंगाना का पठार, और ये जो क्षेत्र है इसमें तेलंगाना का पठार और आंध्र प्रदेश का पठार दोनों आ जाता है। ठीक, तेलंगाना का पठार आप देखें, तेलंगाना प्लेटू लिखा है, और आंध्र प्रदेश का पठार भी इसी में आता है। फिर अगला देखेंगे तो यहाँ से चालू होता है, ये क्या है? ये है आपका कर्नाटका। ठीक, और कर्नाटका के अंदर ही आ जाता है कर्नाटक का पठार, जिसको बोला जाता है कर्नाटक का पठार। इसी के अंतर्गत थोड़ा सा आता है क्या? तमिलनाडु का पठार, जो कि कर्नाटक के ही पठार का विस्तारित भाग है, जो कि तमिलनाडु के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें पाया जाता है तमिलनाडु का पठार। ठीक, अब हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग पहला देखेंगे क्या? दक्कन ट्रैप, जिसका मुख्यतः भाग कहाँ पे है? मुख्यतः भाग इसका कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, तो अब आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, दक्कन ट्रैप को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं। ये दक्कन टैप ये मुख्यतः महाराष्ट्र में विस्तारित है। यही कारण है कि इसे महाराष्ट्र का पठार कहा जाता है। किसको? जो दक्कन टैप है, दक्कन टैप को ही महाराष्ट्र का पठार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो मुख्यतः भाग है यह महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। ठीक, महाराष्ट्र में ही अनेक प्रकार की, दक्कन के ट्रैप में ही अनेक प्रकार की पहाड़ियाँ, जैसे सतमाला पहाड़ियाँ, अजंता की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ, बालाघाट
पहाड़ियाँ, ये सब कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जो कि दक्कन ट्रैप में ही स्थित है। ठीक, अब देखिए महाराष्ट्र पठार आज से लगभग 13 करोड़ वर्ष पूर्व, 13 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग के लावे की मोटी परत से बना है। ठीक, जो महाराष्ट्र के पठार है, दक्कन ट्रैप है, यह कब बना था? आज से 13 करोड़ वर्ष पहले क्रिटेशियस युग में बना था। अब क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था कि ये दक्कन ट्रैप बनता है? देखिए क्रिटेशियस युग के पहले जो भारत है, भारत कहाँ हुआ करता था? भारत जो आज भारत की स्थिति जो ये है, यहाँ पे ना होकर भारत कहाँ रहता था? भारत, देखिए क्रिटेशियस युग से पहले जो भारत की स्थिति थी, भारत की स्थिति कहीं यहाँ पे हुआ करती थी। ठीक, कहीं यहाँ पे किसकी स्थिति हुआ करती थी? भारत की स्थिति। ठीक, तो क्रिटेशियस युग जब आता है तो यहाँ पे ये टूटता है। ठीक, प्लेट टेक्टोनिक गति के कारण जो भारतीय प्रायद्वीपीय भाग है यह यहाँ से टूटता है और सरकते जाके ये मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है? ये यूरेशिया प्लेट। ठीक, मिलता कहाँ से? यूरेशिया प्लेट में जाके मिलता है। ये जो पूरा प्लेट है इसको बोला जाता है यूरेशिया प्लेट। ठीक, ये यूरेशिया प्लेट है, इससे जाके भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जाके टकराता है। टकराने से यहाँ पे हिमालय का निर्माण होता है। ठीक, यहाँ पे हिमालय का निर्माण होता है इस क्षेत्र में, और पूरा अखंड भारत का निर्माण होता है। ये क्षेत्र कहाँ से आता है? ये अफ्रीका के पूर्वी तट से, अफ्रीका के पूर्वी तट से प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण मूव करते करते ये जाके टकराता है कहाँ? यूरेशिया प्लेट से। ठीक, यूरेशिया प्लेट से टकराता है। जहाँ पे टकराता है वहाँ पे एक भूसन्नति थी। भूसन्नति हम आपको कभी बताएंगे। वहाँ पे 33 भूसन्नति थी। भूसन्नति का मतलब होता है एक छिछला जल का क्षेत्र, दो स्थल भागों के मध्य एक छिछला जल क्षेत्र को ही भूसन्नति बोला जाता है। ठीक, ये जो हिमालय का निर्माण हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? 33 भूसन्नति था, वहाँ पे इस हिमालय का निर्माण हुआ है। आज जहाँ हिमालय है वहाँ कभी क्रिटेशियस युग से पहले क्या हुआ करता था? भूसन्नति हुआ करती थी। ठीक, एक जिसका नाम था 33 भूसन्नति। तो ये भारत हुआ। अब देखिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं हमारा जो यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये दक्कन ट्रैप। ठीक, दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं। देखिए आज से 13,000 करोड़ वर्ष पहले, देखिए आज क्या है? 13 करोड़ वर्ष पहले। ठीक, 13 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था? देखिए जो ये प्रायद्वीपीय पठार है जब यहाँ से टूटता है भारत का तो ये जाता है, और तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अरब सागर की प्लेट है। ठीक, यहाँ पे क्या है? ये अरब सागर की प्लेट है। तो जब यहाँ से मूव करता है तो इसका ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी भाग है, पश्चिमी तट है, यह इसे टकराता है। ठीक, किससे? इसे घिसता है। टकराने के कारण यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। यहाँ पे क्या? ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जिस कारण ज्वालामुखी के लावा के द्वारा लावा यहाँ पे इस साइड और इस साइड भी फैलता है। तो इस साइड इसीलिए देखेंगे हम बॉम्बे हाई है और आलिया बेट, खलिया बेट नामक ढेर सारे यहाँ पे द्वीप हैं, जहाँ से क्या होता है? भारत में जहाँ सर्वाधिक तेल का उत्पादन होता है। क्योंकि तेल का उत्पादन होता है क्योंकि यहीं पे ढेर सारे जीवाश्म, इसके जो लावा था, जो लावा यहाँ से निकलता है उसके नीचे दब जाने के कारण यहाँ पे अनेक प्रकार के खनिज तेल मिलते हैं और क्या प्राकृतिक नेचुरल गैस भी मिलते हैं। ठीक, इधर समुद्री क्षेत्र, और इधर साइड देखेंगे क्या मिलता है? इधर साइड इतना ज़्यादा लावा भर जाता है, मतलब कि लावा का एक परत जमता है, उसके ऊपर दूसरा परत, उसके ऊपर तीसरा परत, ऐसे ढेर सारा परत जमते जमते ये इतना कठोर हो जाता है कि इसका खनन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जब इसका जो विस्तृत भाग है जो कि यहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में जो ये फैला है, तो इधर साइड आते आते यहाँ पतला हो जाता है। इधर साइड जब यहाँ से निकलता है, यहाँ पे जो विस्फोट होता है वहाँ से निकलने के बाद इधर तो परत मोटी होगी लेकिन इधर पतली परत होती है। तो इधर पतली परत है, इस कारण यहाँ पे क्या होता है? खुदाई करके अनेक प्रकार के खनिज संसाधनों का उत्पादन किया जाता है। परंतु इस जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है दक्कन ट्रैप, इसका खनन नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे अनेक प्रकार की मोटी चट्टानें। यहाँ पे लातूर है, लातूर पहले इधर यहाँ पे भूकंप आया करते थे, लेकिन अब जो ये क्षेत्र है ये इतना पर्वतों से जम चुका है कि भूकंप नीचे ही दम तोड़ देता है, ऊपर आ नहीं पाता। ठीक, तो हमको पता चल गया कि जो दक्कन ट्रैप कैसे निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जब आता है यहाँ से अफ्रीका से टूट के जब आता है तो किससे? यहाँ पे अरब सागर की प्लेट है, इससे टकराने के बाद जब टकराता है तो यहाँ पे क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक, ज्वालामुखी विस्फोट होता है जिसके कारण यहाँ पे लावा निकलता है। ठीक, लावा निकलता है, लावा के कारण ही दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। तो अब हम आगे देखते हैं दक्कन ट्रैप को। देखिए महाराष्ट्र पठार पर आज से लगभग 13 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग के लावे की मोटी परत पाई गई। किसमें? महाराष्ट्र के पठार में। अब हम लोग आगे देखते हैं तो आगे देखिए आगे क्या है?
आगे बढ़ते हैं। देखिए बैसाल चट्टानों के कारण यहाँ काली मृदा का विकास हुआ। ठीक, अब ये बैसाल चट्टानें कैसे आई? जो बैसाल चट्टानें हैं ये किससे बनती हैं? ये लावे लावे के द्वारा बैसाल चट्टानों का निर्माण होता है। बैसाल चट्टानें क्या होती है? ये बाह्य चट्टानों का भाग होती है। देखिए बैसाल चट्टानें बाह्य चट्टानें लावे के द्वारा इनका निर्माण होता है, इसलिए इनको बैसाल चट्टानें कहते हैं। इनके कारण यहाँ काली मृदा का विकास, काली बैसाल जो चट्टानें होती हैं इनसे काली मृदा का निर्माण होता है। तो काली मृदा का विकास हुआ और इसी काली मृदा का विकास क्या होता है? महाराष्ट्र जो दक्कन ट्रैप है, महाराष्ट्र का जो दक्कन ट्रैप, वहाँ पे काली मृदा का विकास हुआ किसके कारण? बैसाल चट्टानों के कारण। और इसी कारण यहाँ पे कपास कपास की खेती अच्छे से कपास की खेती अच्छे से की जाती है। क्यों? क्योंकि कपास की खेती के लिए काली मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक, इसी कारण इस क्षेत्र में कपास की खेती अधिक की जाती है। देखिए अब देखिए ये लावा है, लावा का सर्वाधिक मोटाई कहाँ है? लावा का सर्वाधिक मोटाई, ये लावा क्या है? जो बैसाल चट्टानों लावा निकला तो बैसाल चट्टानें में इन जो लावा की सर्वाधिक मोटाई देखे तो इसके पश्चिमी भाग में। अब पश्चिमी भाग में सर्वाधिक मोटाई कैसे होगी? अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, देखिए अब देखते हैं। जो देखिए यहाँ पे क्या होता है? यहीं पे जो ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है किस कारण? जो यहाँ पे यह भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। और ये क्या है? ये है अरब सागर प्लेट। क्या है? ये अरब सागर प्लेट है। ठीक, अरब सागर प्लेट ये है। और जब इन दोनों में टक्कर हुआ था, इन दोनों में टक्कर हुआ तो यहाँ पे क्या आया? यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया के कारण यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो जो ये है इधर इसकी जो लावा का जब लावा उसमें निकला तो ये लावा इधर भी इसका विस्तार हुआ और इधर भी विस्तार हुआ। इधर जलीय क्षेत्र में विस्तार हुआ और इधर जब विस्तार इसका होता गया तो पूर्व में जाते जाते इसका विस्तार अधिक कम होने लगा। ठीक, इधर अधिक विस्तार हुआ लेकिन जैसे जैसे पूर्व में इसका विस्तार हुआ कम होता गया। ठीक, तो इस कारण यहाँ पे कहा बोला गया है, यहाँ पे लावा की सर्वाधिक मोटाई कहाँ पे है? पश्चिमी भाग में। तो इस क्षेत्र में मोटाई अधिक है और इधर विस्तारित होते होते ये इसका भाग ये कम, जो लावा निकलना ये कम हो जाता है, जिस कारण यहाँ पे पतली परत है, जिस कारण यहाँ पे जो ये है क्या छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का जो क्षेत्र है यहाँ पे इसकी मोटाई कम होने के कारण यहाँ पे खनन करके यहाँ पे खनिज संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक, यही कारण है क्योंकि यहाँ पे जो पतली परतें हैं और यहाँ पे अनेक मोटी परतों के हो जाने के कारण यहाँ पे खनन करना संभव नहीं। कहा? दक्कन ट्रैप में। ठीक, अब अगर आगे हम देखें तो आगे क्या है? महाराष्ट्र पठार की सबसे विचित्र विशेषता। अब जो महाराष्ट्र का जो दक्कन ट्रैप है इसकी विचित्र विशेषता क्या है? यहाँ पे जो पठारी क्षेत्र तो है लेकिन यहाँ पे भ्रंश घाटियाँ, पठारों के मध्य भ्रंश घाटियाँ। ठीक, अब इन भ्रंश घाटियों का निर्माण कैसे हुआ? तो भ्रंश घाटियों का निर्माण हम लोग अगर देखें तो जब भारतीय प्रायद्वीपीय भाग है, जब यह अफ्रीका के तट से टूट कर जब प्लेट टेक्टोनिक गति के कारण जब उत्तर की तरफ बढ़ता है तो उत्तर तरफ बढ़ के जब यह टकराता है यूरेशिया प्लेट से, तो यूरेशिया प्लेट के टकराने के कारण यह कमजोर भाग होता है, जिस कारण यह कमजोर भाग टूट जाता है। ठीक, कमजोर भाग टूट जाता है, इसमें चटकन तथा तनाव की प्रक्रिया कारण यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और इनकी अगर लंबाई देखें तो इनकी लंबाई क्या है? इनकी लंबाई 800 से 1000 किलोमीटर की है। 800 से 1000 किलोमीटर तक की इनकी भ्रंश की लंबाई है। और ये पूर्व से पश्चिम की तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ ये भ्रंश घाटियाँ फैली हुई हैं। अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, ये जो दक्कन ट्रैप है यहाँ पे 2 भ्रंश घाटियाँ मुख्य हैं। एक ये है, ये एक नर्मदा भ्रंश घाटी है और एक क्या है? ये ताप्ती भ्रंश घाटी। ठीक, नर्मदा भ्रंश घाटी, ताप्ती भ्रंश घाटी का यहाँ पे इसके मध्य क्या है? सतपुड़ा पर्वत रेंज। ठीक, सतपुड़ा पर्वत रेंज नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी के मध्य में स्थित है। ठीक, तो ये देखिए इनका ये पूर्व से पश्चिम विस्तार, ये पूर्व से पश्चिम विस्तार, जो भ्रंश घाटी है इनका पूर्व से पश्चिम विस्तार इस तरह है। ठीक, अगर अब हम देखने की कोशिश करें, देखिए इसको देखने कहते हैं इसका विस्तार, किसका विस्तार? दक्कन ट्रैप का विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से, जो दक्कन ट्रैप है ये 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसके उत्तर में स्थित है तथा उत्तर पूर्व में बात करें तो ये नागपुर तक फैला हुआ है। क्या? ये नागपुर तक फैला हुआ है क्या? दक्कन ट्रैप। तो ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में तथा उत्तर पूर्व में नागपुर तक फैला हुआ है। अगर इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो अगर आइए देखते हैं, ये देखिए ये दक्कन का पठार थे कि दक्कन का पठार का हम लोग मानचित्र देखे हैं। अब देखिए इसमें ये जो महाराष्ट्र का भाग है, ये जो महाराष्ट्र का भाग है इसी को बोला जाता है दक्कन ट्रैप। ठीक, दक्कन ट्रैप बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, शायद दिख रहा होगा, विजिबल हो शायद, यहाँ पे 16 डिग्री अक्षांश लिखा है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देखिए 16 डिग्री अक्षांश को अगर हम पैरेलल खींचते जाएँ तो ये देखिए ये महाराष्ट्र का बॉर्डर टच कर रहा है, महाराष्ट्र का बॉर्डर टच करते हुए ये इधर निकल जाता है। ठीक, तो इसके 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में क्या है? दक्कन ट्रैप। ये दक्कन ट्रैप, अगर इसका दक्कन ट्रैप का उत्तर
पूर्वी विस्तार देखें तो ये छोटा नागपुर के पठार तक, इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार। हमने बताया ना जब यहाँ पे ज्वालामुखी की प्रक्रिया हुई, जब प्रायद्वीप पठार और अरब सागर की प्लेट से टकराने के कारण, तो जहाँ यहाँ से लावा निकले तो इनका विस्तार यहाँ तक होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे इनका कम विस्तार होता है, इसलिए यहाँ मोटाई कम होने के कारण यहाँ पे खनिज संसाधनों का उत्पादन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसकी मोटाई अधिक थी, पश्चिम में इसकी मोटाई अधिक थी। तो ये जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसके उत्तर में क्या स्थित है, उत्तर में स्थित है दक्कन ट्रैप, ठीक। तो ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। देखिए गोदावरी नदी इस क्षेत्र से प्रवाहित होती है, ठीक। किस क्षेत्र से, दक्कन ट्रैप के क्षेत्र से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। अगर गोदावरी नदी की बात करें तो ये नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक के पास है, वहाँ से गोदावरी नदी निकलते हुए ये महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, फिर तेलंगाना में जाते हुए फिर आंध्र प्रदेश से यह अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिर के डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक। तो ये गोदावरी नदी है, यह महाराष्ट्र से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक। अगर हम लोग बात करें जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप में प्रमुख पहाड़ियाँ भी हैं। हमने बात की था दक्कन ट्रैप की मुख्य पहाड़ियाँ, इसमें देखिए 4 पहाड़ियाँ प्रमुख है। पहली सतमाला पहाड़ी, दूसरा अजंता की पहाड़ी, तीसरा हरिश्चंद्र की पहाड़ी और चौथा क्या है, चौथा है बालाघाट पहाड़ी, ठीक। चौथा क्या है, चौथा है बालाघाट की पहाड़ियाँ, ये बालाघाट की पहाड़ियाँ, ठीक। चौथा पहली सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट। अगर इनको देखने की कोशिश करें मैप में, तो आइए एक बार हम लोग इनको मैप में देखते हैं। तो देखिए यह पूरा क्या है, ये महाराष्ट्र का भाग है, ठीक। पूरा महाराष्ट्र का मैप है और महाराष्ट्र में ही क्या है, दक्कन ट्रैप कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र का मैप है। अब इसमें देखिए प्रमुख पहाड़ियाँ, देखिए पहली है ये सतमाला, सबसे पश्चिम में पश्चिमोत्तर में क्या है, महाराष्ट्र के पश्चिमोत्तर भाग में सतमाला हिल्स है, ठीक। सतमाला हिल्स है। अगर सतमाला हिल्स के पूर्व में देखें तो सतमाला हिल्स के पूर्व में क्या है, ये है अजंता की पहाड़ियाँ, ठीक। अजंता रेंज। तो अजंता रेंज कहाँ है, अजंता सतमाला के पूर्व में स्थित है और सतमाला सबसे पश्चिम में स्थित है। अगर सतमाला के दक्षिण में देखें, सतमाला हिल्स के दक्षिण में देखें तो यहाँ क्या है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। ये इन चारों पहाड़ियों में सबसे बड़ी कौन सी है, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। इसी की सर्वोच्च चोटी क्या है, कलसूबाई इसी की सर्वोच्च चोटी है। जो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कलसूबाई, ठीक। अगर हरिश्चंद्र के रेंज से देखें तो हरिश्चंद्र रेंज के अगर पूर्व में देखें तो यहाँ क्या, बालाघाट रेंज कहाँ है, हरिश्चंद्र के पूर्व में। अगर ये बात करें जो सतमाला हिल्स, अजंता हिल्स और हरिश्चंद्र हिल्स और जो बालाघाट हिल्स हैं, ये कहाँ है, ये चारों की किस राज्य में है, तो ये चारों महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप के ये भाग है, दक्कन ट्रैप में स्थित है। अब आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दक्कन ट्रैप की उत्तरी सीमा, दक्कन ट्रैप की जो उत्तरी सीमा है, दक्कन ट्रैप की उत्तरी सीमा ताप्ती नदी क्या बनाती है, दक्कन ट्रैप। देखिए ये मान लेते हैं ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, ठीक। प्रायद्वीपीय पठारी भाग और ये वाला जो है ये दक्कन ट्रैप है, ये दक्कन ट्रैप का भाग है, ठीक। दक्कन ट्रैप का जो ये उत्तरी सीमा है, ये उत्तरी सीमा कौन बनाती है, ये बनाती है ताप्ती नदी क्या बनाती है, दक्कन ट्रैप की उत्तरी सीमा ताप्ती नदी बनाती है, ठीक। पूर्व से पश्चिम इसका प्रवाह क्या है, जो ताप्ती नदी है यह पूर्व से पश्चिम बहती है, ये पूर्व क्षेत्र गया, पूर्व से यह पश्चिम बहते हुए अरब सागर, ये क्या है, ये अरब सागर है, ठीक। अरब सागर में कौन बहती है, ताप्ती नदी आके गिरती है और यहाँ पे एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, ठीक। ये अब देख लें हम लोग दक्कन ट्रैप का जो उत्तरी सीमा क्या है, ताप्ती नदी थी। तो ये हो गया आज हम लोग का दक्कन ट्रैप। अगर दक्कन ट्रैप के बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कर्नाटका का पठार देखेंगे, ठीक। दक्कन ट्रैप के बाद हम लोग देखेंगे कर्नाटका का पठार। तो चलिए कर्नाटक पठार देखते हैं। तो अब हम लोग कर्नाटक का पठार देखते हैं, ठीक। दक्कन ट्रैप देखने के बाद हम लोग कर्नाटक का पठार देखेंगे, जो कि दक्कन के पठार का ही भाग है, ठीक। अब देखिए इसका विस्तार कर्नाटक तथा केरल के पश्चिमोत्तर भाग में है, ठीक। तो देखिए अगर देखने की कोशिश करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक। तो अगर देखें तो यहाँ पे ये दक्कन ट्रैप था, ये क्या था, ये दक्कन ट्रैप था। और देखेंगे तो ये केरला का मैप है, ठीक। ये केरल का मैप है और ये वाला जो है ये क्या है, ये है कर्नाटक का मैप, ठीक। तो जो कर्नाटक का पठार है ये पूरे कर्नाटक में तो स्थित है, लेकिन जो केरल का है ये उत्तर पश्चिमी, ये उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पे भी, यहाँ इस क्षेत्र में भी फैला हुआ है, ठीक। इस क्षेत्र में भी फैला हुआ है। ये जो केरल जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पे भी जो कर्नाटक का पठार है यह स्थित है। देखिए पठारी भाग का पश्चिमी घाट से लगा क्षेत्र, जो देखिए ये हमने यहाँ पे देखा, तो ये देखेंगे अभी हम लोग, ये क्या है, ये पश्चिमी घाट है और ये क्या है, ये पूर्वी घाट, ठीक। पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। तो देखिए जिस कर्नाटक के पठार जो पठारी भाग जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ है उसको मलाड कहते हैं, ठीक। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, जो कर्नाटक के पठार जो ये पश्चिमी घाट से लगा क्षेत्र है इसको बोला जाता है मलाड, ठीक। मलाड कहलाता है क्या,
कर्नाटक के पठार का वह हिस्सा जो पश्चिमी घाट से लगा हुआ है उसको मलाड कहा जाता है। देखिए, मलाड से संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहा जाता है। ठीक, जो ये मलाड है, और ये मलाड ऊंचा होगा। क्यों ऊंचा होगा? क्योंकि ये पश्चिमी घाट में है, और पश्चिमी घाट की ऊंचाई जानते हैं हम लोग अधिक है, तो ये जो मलाड क्षेत्र है ये अधिक ऊंचा है। लेकिन अगर इसके पूर्व क्षेत्र में जाएंगे, तो जो पूर्व में जाएंगे तो ये पश्चिमी घाट ये उत्तरता को प्रतीत हो रहा है। ठीक, उत्तरता को प्रतीत होता है, क्योंकि इधर अब इसकी ऊंचाई पूर्व में आएंगे तो ऊंचाई कम होती जाती है। ठीक, तो यहाँ पे अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र हैं जिनको मैदान बोला जाता है। ठीक, मैदान बोला जाता है। देखिए, तो ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है, ठीक, ये कर्नाटक क्षेत्र है, यहाँ पे पश्चिमी घाट हो गया। लेकिन जब इधर उतरेंगे तो इधर क्या होगा? इधर ऊंचाई इसकी कम होगी। ऊंचाई अगर कम होगी तो इसकी अपेक्षा इसकी ऊंचाई कम होगी, तो ये मैदान प्रतीत होगा। क्योंकि है ये पठारी भाग ही, लेकिन यह मैदान की तरफ प्रतीत होता है। ठीक, क्योंकि इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वह ऊंचे होते हैं। देखिए, अब इसी मैदान क्षेत्र में अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र, इस जो मैदान क्षेत्र में इसमें अगर कोई जो क्षेत्र है वो अधिक ऊंचे हैं तो उनको क्या कहा जाता है? उनमें से एक है बेंगलुरु का पठार, एक बेंगलुरु का पठार होता है, एक मैसूर का पठार। ठीक, एक मैसूर का पठार होता है और एक बेंगलुरु का पठार। जो मैदानी क्षेत्र में कुछ उठे हुए भाग होते हैं पठार की तरह, उनमें से एक क्या है? एक बेंगलुरु का पठार होता है, एक मैसूर का पठार। अगर हम लोग इसको मैप में देखने की कोशिश करें, चलिए ये मैप में एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। देखिए, ये दक्कन ट्रैप, ये पूरा क्या आ गया? ये दक्कन का पठार है, ये पूरा दक्कन का पठार है। अब हमने यहाँ पे क्या दक्कन ट्रैप देख लिया था, ये दक्कन ट्रैप। अब ये है क्या? ये कर्नाटका का पठार। ठीक, ये कर्नाटका का पठार है। अब ये जो कर्नाटका का पठार है, इसको थोड़ा जूम करते हैं, जूम करके इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने जूम किया तो हमको क्या मिला? देखिए, ये पूरा किसका मैप है? ये पूरा कर्नाटक। ये ऊपर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र नीचे अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा क्या क्षेत्र है? ये पूरा क्षेत्र किसका है? ये पूरा क्षेत्र कर्नाटक का। ठीक, ये पूरा क्षेत्र किसका है? ये कर्नाटक का क्षेत्र है। तो इसको ही कर्नाटक का प्लेटू ऑफ कर्नाटक बोला जाता है। क्या? प्लेटू ऑफ कर्नाटक बोला जाता है। देखिए, इसका ही जो देखिए ये जो क्षेत्र, ये जो कर्नाटक का क्षेत्र, कर्नाटक के पठार का जो क्षेत्र है, ये जो पश्चिमी घाट से संलग्न है, इसकी ऊंचाई अधिक है। ठीक, इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई अधिक है क्योंकि ये पश्चिमी घाट से लगा हुआ है। और जब ये पश्चिमी घाट से जब इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मलाड। इसी क्षेत्र को जो पश्चिमी घाट से लगा है इसको मलाड बोला जाता है। ठीक, इस क्षेत्र को मलाड। और जब इससे पूर्व की तरफ आएंगे, जब इससे हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो इधर ऊंचाई कम होने के कारण ये मैदान जैसा प्रतीत होता है। ठीक, ये पूरा क्षेत्र ये मैदान जैसा प्रतीत है, तो ये पठारी क्षेत्र, लेकिन इससे अपेक्षाकृत कम ऊंचा होने के कारण ये मैदान जैसा प्रतीत होता है। ठीक, क्योंकि जो पठारी क्षेत्र होता है उसका भी ऊपरी भाग समतल ही होता है। जो इधर जो ऊंचे पर्वत है, फिर इधर पूर्वी घाट भी ऊंचा हो जाएगा, तो जो बीच का क्षेत्र बचेगा ये पठार, वो मैदान जैसा प्रतीत होगा। ठीक, अब इसी मैदान में देखिए, इसी मैदान जब कुछ ऊंचे भाग हैं तो उसमें देखिए एक बेंगलोर का पठार होता है। ठीक, जो कर्नाटक के सबसे पूर्व में स्थित है, बेंगलोर का पठार। और यहीं पे ये देखो मैसूर, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैसूर पठार। ठीक, यहाँ पे मैसूर पठार अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या है? मैसूर पठार। अब देखिए, जो कर्नाटक का पठार है इसका विस्तार कहाँ पे है? इसका विस्तार देखिए केरल, ये केरल दिख रहा है आपको? ये केरल है। केरल के उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम भाग केरल का हो गया। ठीक, केरल के उत्तर पश्चिम भाग में, और पूरे कर्नाटक में पूरे है ही। ठीक, पूरे कर्नाटक में, और कुछ तेलंगाना और कुछ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इसके कुछ भाग है। ठीक, और देखिए, और जो तमिलनाडु के भी पश्चिम उत्तर भाग में भी इसके कुछ विस्तार पाए जाते हैं, किसके? कर्नाटक के पठार को। अब आइए इसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ मैप में इसको अच्छे से देख लिया। ठीक, अब देखिए, अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को बंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार कहते हैं। किसको? जो ये कर्नाटक के पठार में स्थित है। देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों के कारण यहाँ धात्विक खनिजों का भंडार है। देखिए, यहाँ पे जो ये कर्नाटक का पठार है, इसी को धारवाड़ का भी पठार कहते हैं। ठीक, धारवाड़ का पठार, कर्नाटक के पठार को ही धारवाड़ का पठार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनती है। ठीक, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण यहाँ पे होता है। आर्कियन का धारवाड़ आते हैं, तो आर्कियन के निक्षेपण और अपरदन के कारण क्या धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक, अब ये जो चट्टानें होती है धारवाड़ क्रम की, इसमें धात्विक खनिजों की अधिकता पाई जाती थी। धात्विक खनिज पाए जाते हैं, जिसमें लोहा हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जो है ये सब धात्विक खनिज है, ये पाया जाता है किसमें? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। अगर हम देखें तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किसमें? कर्नाटक के पठार की एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है। क्या? बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक, बाबा बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक के पठार के मध्य भाग में, बोले तो मध्य या फिर उत्तर मध्य भाग में स्थित है। क्या? बाबा बुदन की पहाड़ी। यह लौह अयस्क के भंडार का एक प्रमुख क्षेत्र है। देखिए, जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, यहाँ पे लौह अयस्क मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे लौह अयस्क मिलते हैं। ये लौह अयस्क के लिए भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। कौन? बाबा बुदन की पहाड़ी। अब अगर आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, देखिए अगर देखते हैं, देखिए कुद्रेमुख या फिर कुद्रेमुख भी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर। ठीक, 1892 किसकी मीटर है? कुद्रेमुख की
ऊंचाई, इसको बाबा भूदन की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है क्या, सर्वोच्च चोटी क्या है, कुद्रेमुख। अब देखिए इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, कहीं कहीं कुद्रेमुख दिया रहेगा, कहीं कहीं मूल्यानगिरी या मूलनगिरी कहा जाता है, इसको मूलनगिरी भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 1918 मीटर है, ठीक 1918। अगर हम लोग यहाँ देखें तो कुद्रेमुख से इसकी लंबाई तो अधिक है, ऊंचाई अधिक है, परंतु देखिए अगर आप लोग के अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या करना है, बहुत सावधानी से देखना है। कभी भी पेपर में दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, मूलागिरी और कुद्रेमुख का ऑप्शन नहीं रहेगा। इन दोनों में से जो एक ऑप्शन रहेगा वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग ऑप्शन पे डिपेंड रहेंगे कि ऑप्शन वहाँ पे क्या दिया है। अगर हम मूलागिरी दिया है तो मूलागिरी मारेंगे, अगर कुद्रेमुख दिया है तो कुद्रेमुख मारेंगे। और ये ध्यान रखिए कि ये दोनों ऑप्शन में कभी नहीं दिया रहेगा, ठीक। तो देखिए कहीं कहीं कुद्रेमुख दिया जाता है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1892 मीटर, और कहीं कहीं मूलनगिरी दी जाती है। मूलनगिरी की ऊंचाई कितनी है, 1918 मीटर है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों बाबा बुदन की पहाड़ी की पर्वत चोटियाँ, ठीक, चोटियाँ, ठीक। अब देखिए कावेरी जो नदी है, कावेरी नदी मैसूर के पठार से ही बहती है। जो कावेरी नदी है जो बंगाल खाड़ी में जाके डेल्टा बनाती है, यह दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी होती है। तो ये नदी कहाँ से निकलती है, मैसूर के पठार से निकल के फिर बहते हुए तमिलनाडु होते हुए फिर बंगाल खाड़ी में जाके डेल्टा बनाती है, ठीक। देखिए अगर इस कर्नाटक पठार की अगर अन्य नदियों की बात करें, देखिए कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती और भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। किसकी, जो कर्नाटक के पठार यहाँ पे कावेरी तो मुख्य नदी है जो मैसूर पठार निकलती है, लेकिन उसके बाद अन्य की बात करें तो वहाँ कृष्णा नदी का भी प्रवाह क्षेत्र होता है, कावेरी को तो है ही है, तुंगभद्रा है, शरावती है, भीमा ये भीमा किसकी, कृष्णा की सहायक नदी है। तो ये जो नदियाँ हैं ये भी कर्नाटक के पठार में ही बहती हैं, ठीक। अब अगर आगे देखें, देखिए अब आगे क्या है, हमने यहाँ पे देख लिया कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा, ये प्रमुख नदियाँ कहाँ की हैं, कर्नाटक पठार की, ठीक। अब अगर आगे देखें जोग जलप्रपात, ठीक, जोग जलप्रपात यह शरावती नदी पे स्थित है। ये जो शरावती नदी है ये देखिए ये कहाँ पे, ये अरब सागर में अपना जल जाती है, ठीक। अरब सागर में अपनी शरावती नदी जल जाती है। देखिए इसकी ये ऊंचे पश्चिमी घाट से ऊंचाई से निकलती है, लेकिन देखिए पश्चिमी घाट की तुरंत बाद क्या आ जाता है, ये आ जाता है अरब सागर, ठीक, अरब सागर आ जाता है। तो यहाँ पे कम ऊंचाई अधिक होने पर ऊंचाई अधिक है लेकिन दूरी कम है, ठीक, इनके भी दूरी कम है। तो जब ये ऊंचाई से उतरती हैं तो यहाँ पे क्या जलप्रपात का निर्माण करती है। इधर जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ होती हैं जो पश्चिमी प्रवाह वाली होती हैं, उनकी अधिक दूरी न होने के कारण और अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे जलप्रपातों का निर्माण होता है, जिसमें जोग जलप्रपात एक प्रमुख जलप्रपात है जो शरावती नदी पे स्थित है, शरावती नदी पे, और कहाँ, कर्नाटका में, ठीक, कर्नाटका में शरावती नदी पे स्थित है। इसका अगर नया नाम देखें तो इसका नाम बदल क्या किया गया है, महात्मा गांधी जलप्रपात, ठीक, इसका नया नाम क्या हो गया, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो हमने देखा क्या, जोग जलप्रपात को हमने देख लिया। अब देखिए भारत का, अब यहाँ पे क्या लिखा हमने, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कहाँ है, बाराही नदी पे स्थित है। किसी बाराही नदी पे स्थित है। और इसको कुचिकल जलप्रपात बोला जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 455 मीटर, ठीक, 455 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो, क्या जोग जलप्रपात जिसको गरसोप्पा जलप्रपात भी, जोग को ही क्या बोला जाता है, गरसोप्पा गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूजन तो है, जो भारत का सर्वाधिक सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये कौन, बाराही नदी पे स्थित है, कुचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है 455 मीटर, ठीक। तो ये हमने क्या देख लिया, एक कर्नाटक का पठार देख लिया। कर्नाटक पठार में पाए जाने वाली जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं, ये लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण। देखिए जो बाबा बुदन की पहाड़ी है, यहाँ जो कुद्रेमुख है यह लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो कुद्रेमुख है यहाँ से जो लौह अयस्क निकलता है उसको न्यू मैंगलोर द्वीप द्वारा विदेश में निर्यात कर दिया जाता है। जो यहाँ के जो लौह अयस्क है ये निकल कहाँ जाते हैं, जो न्यू मैंगलोर, कर्नाटक में ही न्यू मैंगलोर क्या है, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, वहाँ से निकल के ये विदेश में निर्यात किया जाता है। किसका, यहाँ से बाबा बुदन की पहाड़ी जो कुद्रेमुख है यहाँ से निकलने वाले लौह अयस्कों का, ठीक। तो ये रहा कर्नाटक का पठार। अब हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश का पठार, ठीक, आंध्र प्रदेश का पठार। देखिए अब हम लोग अगर अगला देखते हैं तो अगला क्या है, आंध्र प्रदेश का पठार। हमने देखा दक्कन के पठार में हमने क्या देख लिया, दक्कन ट्रैप देख लिया, कर्नाटक का पठार देख लिया। अब हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश का पठार। ये है आंध्र प्रदेश का पठार। तो इसको हम लोग मैप में देखने की कोशिश करें। देखिए आंध्र प्रदेश के पठार को ही, इसके दो भाग है, आंध्र प्रदेश के पठार के दो भाग हैं, एक आंध्र प्रदेश का पठार, एक तेलंगाना पठार। क्योंकि जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक समय पहले ही एक ही में थे, लेकिन 2014 में इनका विखंडन होता है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो अलग अलग स्टेट हो जाते हैं, ठीक। तो इसलिए अब इनको इसके पठारी क्षेत्र को डिस्कस करने के लिए हम लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग डिस्कस करते हैं। अब देखिए अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये पूरा क्या है, ये पूरा आंध्र प्रदेश का मैप है, ठीक। ये पूरा आंध्र प्रदेश है, ये यहाँ तक आंध्र प्रदेश है। और देखिए इसके ऊपर ये तेलंगाना,
अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्या है, तेलंगाना का भाग है, ये तेलंगाना यहाँ लिखा है, और देखिए ये है आंध्र प्रदेश, ठीक, ये आंध्र प्रदेश का भाग है। हम लोग इसको देखने की कोशिश करें तो जो इसका ये जो पठारी क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो पश्चिम उत्तर भाग में जो ये पठारी क्षेत्र है, इसको क्या कहा जाता है, इसके पश्चिमोत्तर भाग में पठारी भाग है, जिसको कर्नाटक और तेलंगाना का पठार कहा जाता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पठार है, और इसके पूर्वी भाग में पूर्वी पठार है, ठीक, पूर्वी भाग में पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट कहाँ है, उसके पूर्वी भाग में, और पश्चिमी भाग क्या है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का पठार है। अब अगर हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं, देखिए जो पहला है यहाँ, आंध्र प्रदेश के पठार के अंतर्गत रायलसीमा का पठारी क्षेत्र, तेलंगाना का पठार। देखिए हमने बताया ना, आंध्र प्रदेश के पठारी क्षेत्र को अलग करके पढ़ा जाता है, जिसमें एक तेलंगाना का पठारी क्षेत्र आता है, एक रायलसीमा। जो रायलसीमा का पठार है यह आंध्र प्रदेश में स्थित, ठीक, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब अगर हम लोग देखें तो कृष्णा नदी के दक्षिण में जो कृष्णा नदी है, यह रायलसीमा की पठार को तेलंगाना के पठार से अलग करती है। कृष्णा नदी के दक्षिण में रायलसीमा पठार है, ठीक, जो कृष्णा, मानिए ये पूरा क्या है, ये पूरा, अब देखने की कोशिश करते हैं, ये क्या है, ये पूरा आंध्र प्रदेश का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार, ठीक, आंध्र प्रदेश का पठार हम लोग इसको मान लेते हैं पूरा। और देखिए इसके बीचों बीच से कृष्णा नदी आती है, ठीक, ये कृष्णा नदी आती है। देखिए जब कृष्णा नदी बहती है तो ये जो कृष्णा नदी जो दक्षिण में है, ये दक्षिणी भाग, इसको क्या बोलता है, इसको रायलसीमा का पठार, ठीक, रायलसीमा का। और इसके अंतर्गत देखिए बेलीकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई, ये पर्वत श्रृंखला कहाँ है, ये पर्वत श्रृंखला इसी में है, किसमें, रायलसीमा की पहाड़ी में ही नल्लामलाई, पापीकोंडा, बेलीकोंडा इत्यादि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कहाँ है, रायलसीमा के ही पठार में, ठीक, इसके अंतर्गत आती है। कृष्णा नदी के उत्तर में देखें तो जो कृष्णा नदी है, ये क्या थी, ये थी कृष्णा नदी, थी, कृष्णा नदी थी। इसके उत्तर में देखें, उसके उत्तर में, तो ये उत्तर में क्या है, उत्तर में है ये तेलंगाना का पठार, ठीक, तेलंगाना प्लेटू है। कृष्णा नदी के उत्तर में तेलंगाना का पठार स्थित है। इसका दक्षिणी भाग उपजाऊ मैदान है। देखिए ये तेलंगाना है, तेलंगाना का ये तेलंगाना का पठार है, ठीक, लेकिन ये तेलंगाना पठार जिसे तेलंगाना का पठार जो दक्षिण की तरफ आएंगे, हम लोग दक्षिण की तरफ आएंगे तो क्या होगा, दक्षिण की तरफ आएंगे तो ये कौन सी नदी है, कृष्णा नदी। तो इसके अपवाद क्षेत्र में क्या बनेगा, मैदानी क्षेत्र बनेगा। तो इसलिए कहा जाता है जो तेलंगाना का पठारी क्षेत्र है, इसका दक्षिणी भाग जो है, यह उपजाऊ मैदान है। क्या उपजाऊ मैदान, किस लिए उपजाऊ मैदान है, क्योंकि यहाँ से कृष्णा नदी बहती है। कृष्णा नदी के बहने के कारण यहाँ पे उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। देखिए कृष्णा एवं गोदावरी बेसिन के मध्य कोलेरू झील है। अब हमने आंध्र प्रदेश का पठार देखा, आंध्र प्रदेश में एक कोलेरू झील स्थित है। और कोलेरू झील कहाँ पे है, देखिए कृष्णा और गोदावरी का जो नदी बेसिन है, इसके मध्य कोलेरू बेसिन है। अब आइए इसको हम लोग मैप में देखने की कोशिश करते हैं, पर मैप में देखते हैं तो समझ आएगा। तो देखिए ये कहा, ये तेलंगाना का प्लेटू और ये आंध्र प्रदेश का प्लेटू, इसको रायलसीमा का प्लेटू कहा जाता है। देखिए रायलसीमा में ही नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं आपको दिख रही होंगी। देखिए ये पालकोंडा, ये वेलिकोंडा, ये नल्लामलाई, ये सब कहाँ है, ये सब आंध्र प्रदेश का पठार, जिसको आंध्र प्रदेश के पठार को ही क्या कहा जाता है, रायलसीमा का पठार, ठीक, रायलसीमा का पठार कहा जाता है, इसमें है। अब देखिए ये रायलसीमा का पठार और ये तेलंगाना का पठार। अब इसके मध्य से ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये क्या है, ये कृष्णा नदी है, ठीक, ये कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी बहते हुए जाती है। देखिए इसके मध्य में, इसके उत्तरी भाग क्या है, तेलंगाना का पठार, और दक्षिणी भाग क्या है, आंध्र प्रदेश से रायलसीमा का पठार। अब देखिए ये है, और इधर देखेंगे तो इसके ही पूर्व क्षेत्र में जाएंगे तो ये गोदावरी नदी आपको अगर दिख रहा होगा, अगर विजुअल अच्छे से होगा तो देखिए ये क्या है, ये है गोदावरी नदी, ठीक, ये कौन सी है, ये गोदावरी नदी है। अब ये गोदावरी नदी, इन दोनों नदी के बेसिन के मध्य देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या दिख रहा है आपको, कोलेरू झील, यहाँ पे कोलेरू झील है। यह कैसे बना है, ये कृष्णा और गोदावरी के मध्य अवसादों के निर्माण के कारण ये जैसे जैसे अवसाद आता गया, पहले देखिए जो कोलेरू झील थी, ये पहले क्या, ये लैगून झील थी, लेकिन जो कृष्णा और गोदावरी नदियों ने यहाँ पे ढेर सारे अवसाद जमा कर दिए, जिस कारण ये समुद्र से दूर जाते जाते ये अंदर की तरफ आ गया है। ये कोलेरू झील क्या है, अंदर तरफ। अब ये इसको लैगून झील की उपाधि नहीं दी जाती, क्योंकि ये जो लैगून झील कौन होती है, जो समुद्र के तट में हो, लेकिन ये समुद्र के तट से बहुत अंदर आ गई। क्यों अंदर आ गई, क्योंकि कृष्णा और गोदावरी नदियों ने यहाँ पे ढेर सारे अवसाद जमा कर दिए, ठीक। तो ये दिख गया, और ये है कहाँ, आंध्र प्रदेश। ये पूरा हम लोग आंध्र प्रदेश के मैप में देख रहे हैं, ठीक। तो ये कोलेरू झील कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, और किन दो नदियों के मध्य है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के मध्य में स्थित है, ठीक। अब आगे देखते हैं। देखिए तो कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य कौन है, कोलेरू झील है, ठीक। देखिए एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि, जो ये कोलेरू झील हमने जो दिखाया, ये क्या किसके मध्य है, दक्षिण में कृष्णा नदी, उत्तर में पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में बोले तो कृष्णा नदी, और उत्तर पूर्व में बोले, उत्तर पूर्व किसमें, उत्तर पूर्व में है ये
गोदावरी नदी इनके मध्य स्थित है और इसलिए यह दलदली क्षेत्र है, यह दलदली क्षेत्र है। तो इसको जो दलदली क्षेत्र कोलेरू झील है यह एशिया की सबसे बड़ी दलदली क्षेत्र है, ठीक, ये एशिया की सबसे बड़ी दलदली क्षेत्र है। अगर हमने देखा जो आंध्र प्रदेश का पठार है, देखिए इसी आंध्र प्रदेश के पठार में, आंध्र प्रदेश के पठार और तेलंगाना के पठार के मध्य कौन सा स्थित है, कर्नाटक का पठार। देखिए कर्नाटक, सॉरी गलती से बोल दिए, कर्नाटक का पठार जो है और रायलसीमा, कर्नाटक का पठार और रायलसीमा के पठार के मध्य कौन सा है, शेषाचलम की पहाड़ियाँ, शेषाचलम। ये इनका माना कहा जाता है, कहाँ ये माना जाता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कि आंध्र प्रदेश में है कौन सी, शेषाचलम की पहाड़ियाँ। शेषाचलम की पहाड़ियाँ चंदन के वृक्षों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, चंदन के वृक्षों के लिए। देखिए आपने देखा होगा पुष्पा मूवी, पुष्पा मूवी आपने देखा, ये जो शेषाचलम के ही जंगलों में पुष्पा मूवी का शूटिंग हुआ है, ठीक, वहीं से चंदन के वृक्षों को दिखाया गया है पुष्पा मूवी में। तो ये शेषाचलम की पहाड़ियाँ का, शेषाचलम की पहाड़ी कहाँ पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक। और ये रायलसीमा के पठार को कर्नाटक के पठार से अलग करता है। तो ये रहा आज का वीडियो, इसमें हमने दक्कन के पठार, दक्कन को पठार को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। दक्कन के पठार में हमने आंध्र प्रदेश का पठार देखा, कर्नाटक का पठार देखा, दक्कन ट्रैप देखा। इन सबको देखते हुए यहाँ पे हमारा जो दक्कन का पठार है यह खत्म होता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।